हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कल के आगे डिस्कस करते हैं। कल हम लोग डिब्रागली रूल हम लोग डिस्कस किया था और आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। डिब्रागली रूल और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर तो न्यूमेरिकल मैंने लगवा दिया था, एक होमवर्क भी दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, डिब्रागली रूल पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और इसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। मैंने तीनों का फार्मूला आपको कराया है। एक सीधा लैम्डा बराबर क्या है, h/p/r/h/mv और एक आपका क्या है, लैम्डा अपान अंडर रूट क्या है 2k/m। एक काइनेटिक एनर्जी है, जब काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तब। और तीसरा आपका क्या है, जब वोल्टेज दिया रहेगा तब। लैम्डा अपन क्या है, अंडर रूट 2e/v/m, यानी क्या है, चार्ज, वोल्टेज और मास। ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी है। तो इन तीनों पर हम लोग क्या करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर इस पे एक एक होमवर्क भी मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा। तो सिंपल, सबसे पहले देखिए हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। लैम्डा बराबर h/p पर या मोमेंटम दे देता है या कुछ भी दे देता, मैं आपको बस केवल कराऊंगा, आप अपने करिएगा, होमवर्क रहेगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन कर दिया है कि एक दो ग्राम द्रव्यमान, एक क्या है, 2 ग्राम द्रव्यमान तथा 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तथा क्या, 5 मीटर क्या प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए गेंद का डिब्रागली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम लोग लगाते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये सिंपल दिया है। क्या दिया है, गिवन दैट, आप पूरा डिटेल लिखेंगे। गेंद का द्रव्यमान मैं तो ऐसे ऑलरेडी लिख देता हूँ। ये क्या दिया है, कितना दिया है, 5 ग्राम। तो 5 ग्राम या 2 ग्राम जो कुछ भी दिया हो, आपका क्या दिया है, 5 ग्राम दिया है। तो ग्राम को हम लोग MKS सिस्टम यूज करेंगे। इसको सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में। ठीक, और वेग कितना था तुम्हारा, वेग जो भी है आपका क्या है, 2 ग्राम गेंद थी, 2 ग्राम था, 2 ग्राम गेंद था, तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब फिर क्या, वेलोसिटी क्या दिया आपका, वेलोसिटी दिया था 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑलरेडी जब मीटर सेकंड में, तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। क्लियर। और प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हैं। प्लैंक कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.65 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका हो गया। यहां से आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या है, अकॉर्डिंग टू डिब्रागली रूल। क्या है, अकॉर्डिंग टू क्या है, डिब्रागली क्या है, रूल। तो डिब्रागली रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप जानते हैं क्या है, लैम्डा इक्वल क्या है, h/mv। डायरेक्ट आपका h की वैल्यू दिया हुआ है, m की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू दिया है, लैम्डा का मान निकल जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या आएगा आपका, मीटर। यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी। और ये देखिए ग्राम में है, जिसको केजी में कन्वर्ट करने के पीछे रीजन है क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट में यूनिट क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल सेकंड होता है। तो इसलिए इसको हमने क्या कर लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग आगे क्या करिएगा, वैल्यू पुट करके मान निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए सही हो गया। फिर इस पे दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। इस पे क्या करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल लिखिएगा, लिखिए, लिखिए 5 जूल गतिज ऊर्जा, 5 जूल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, 5 जूल क्या है, गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का डिब्रागली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। 5 जूल क्या है, गतिज ऊर्जा वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन के क्या करिए, डिब्रागली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सिंपल भाई। फिर क्या आपका सॉल्यूशन ऑर्डर लगाने का वही है, गिवन दैट
गिवन दैट क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, सिंपल हम के लिखते हैं, कितना दिया आपका है 5 जूल। ऑलरेडी आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1095 भी होता है, आप इतना ही मेंशन करिए, इंटू 10 टू द पावर क्या -31 kg। आप एक केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, क्लियर। और H की वैल्यू आपका होता है 6.625, आप 6.6 भी ले सकते हो, इंटू 10 टू द पावर क्या -34 जूल क्या है सेकेंड। आपको ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, ये और ये लगभग मान क्या किया रहता है, दिया रहता है, ठीक है। तो फिर यहां से हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, लेमडा। तो लेमडा फाइंड करना है, तो फिर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कल मैंने फार्मूला डिराइव करवाया था, क्या है, लेमडा बराबर क्या है, h/√2km, यही था ना। और कल देख लीजिएगा आप लोग 2km था कि क्या था, काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन जो था आपका, हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर होता है h/ क्या है mv, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 12 2mv² था। तो ये आपने क्या कर दिया, 2/m आया था, v की वैल्यू हमने क्या किया था, पुट किया था, हाँ ये सही है। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर h का वैल्यू दिया पड़ा है, k की वैल्यू दिया पड़ा है, m की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है दिया है। फिर यहाँ से मान आपका क्या है, लेमडा का निकल जाएगा, ये जो यूनिट आएगी वो मीटर आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि यूनिट का बड़ा रोल है। यूनिट अगर दिक्कत हुआ, यूनिट में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर एक नंबर भी नहीं मिलेगा। फिजिक्स है, फिजिक्स में यूनिट का बहुत रोल है। सेकंड न्यूमेरिकल हो गया, ठीक। हर टाइप के फार्मूला पर एक एक न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक। चलो फिर थर्ड टाइप वाले फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टाइप वाले फार्मूला पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड टाइप वाले फार्मूला में इसमें लिखिएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर क्या है 4 वोल्ट विभवांतर में, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है 10 टू द पावर क्या है 4 वोल्ट विभवांतर में त्वरित किया जाता है, तो इसका de Broglie तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। एन इलेक्ट्रॉन इज क्या है, एक्सेलरेटेड विथ क्या है, एक्सेलरेटेड इन क्या 10 टू द पावर 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटेड विथ इन क्या है 10 टू द पावर क्या 4 वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं 10 टू द पावर 4 वोल्ट विभवांतर में क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं, तो उसका हमको क्या निकलना है, de Broglie तरंगदैर्ध्य क्या करना है, फाइंड करना है। तो फिर देखिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज, पोटेंशियल, मान लीजिए क्या है क्वेश्चन ने कह रहा है क्या है, मान लीजिए 10 टू द पावर 4 वोल्ट का क्या है, कोई रीजन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। कल मैंने फार्मूला डिराइव करवाया तो मैंने बताया था, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इसमें फेंक रहे हैं, तो इसमें जो वेवलेंथ डेवलप होगा उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए फिर सोल्यूशन, गिवन दैट क्या है, देखिए वोल्टेज विभव ऑलरेडी आपका दिया पड़ा कैपिटल V, कितना दिया है 10 टू द पावर 4 वोल्ट, 10 टू द पावर क्या है 4 वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, अभी जस्ट बताया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। एनी प्रॉब्लम, ठीक। फिर हो गया आपका, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब, कितना होता है आपका, कूलाम्ब होता है, क्लियर। अब इधर देखिए, अब माइनस नहीं है, हम लोग लेंगे माइनस से लेना, माइनस तो आपका क्या बताता है, वो प्लस माइनस साइन बताता है, हमको क्या क्वांटिटी से मतलब है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या निकल गया, वोल्टेज, मास
और इलेक्ट्रॉन का आवेश। फिर प्लांक कांस्टेंट आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर, ये हो गया। अब हमको फाइंड करना है क्या है, de Broglie वेवलेंथ। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, मैंने कल फार्मूला आपके लिए डिराइव करवाया था, वी नो दैट लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपान अंडर रूट क्या है 2e⁴m। अंडर रूट क्या है 2e⁴m। नहीं दिख रहा, इस साइड में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू जो इसके रिस्पेक्ट में होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है h अपान अंडर रूट 2e⁴m। 2e⁴m मैंने कल आपको क्या किया था, बताया था 2e⁴m। 2e⁴m होता है। ठीक, तो h अपान अंडर रूट क्या 2e⁴m। अब यहाँ देखिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है कितना दिया पड़ा है, ये आप 2, फिर ई का मान ऑलरेडी यहाँ पर दिया पड़ा है, यह भी कैपिटल भी वोल्टेज है, वोल्टेज आपका कितना 10⁴ वोल्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है दिया पड़ा है, सारा वैल्यू पुट करके इसका मान कैलकुलेट करिएगा, ये भी मान किसमें आएगा आपका मीटर में आएगा। क्लियर, ये तीनों फार्मूला हमने क्या किया, तीन न्यूमेरिकल हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है, अब इस तरह से टॉपिक क्या हो रही है, खत्म हो रही है। नेचर ऑफ लाइट हम लोग शुरुआत किए थे, नेचर ऑफ लाइट से जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका। अब हम इसमें क्या करते, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक, कुछ टॉपिक देखिए, कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए उनको यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो फिर आप इसमें करेंगे कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत। नेक्स्ट हेडिंग आप क्या करेंगे, कला, कला क्या है संबद्ध, कला संबद्ध क्या है स्रोत, कला संबद्ध क्या है स्रोत। कोहेरेंट, कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। क्या आपका है कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत। अब देखिए कला संबद्ध स्रोत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कला संबद्ध स्रोत क्या होता है। तो देखिए कला संबद्ध, मान लीजिए सोर्स क्या है S1 है और आपका क्या है स्रोत क्या है S2 है, ये प्रकाश स्रोत को S1 और S2 है। तो इससे मान लीजिए क्या है, इससे मान लीजिए तरंग निकलते हैं, आप जानते हैं प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अगर इन स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के तरंग दैर्घ्य, बोले तो वेवलेंथ तथा आयाम एम्पलीट्यूड ए, अगर दोनों क्या है समान है, दो कंडीशन है भाई। कंडीशन देखिएगा दो तरह का कंडीशन है। पहला कंडीशन तो मैंने आपको क्या बताया, यदि दो प्रकाश स्रोत है S1 और S2 है, इनसे क्या कर रही है तरंग निकल रही हैं, तो अगर इनके क्या है तरंग दैर्घ्य और आयाम दोनों क्या है समान है, तो ऐसे स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है, एक कंडीशन ये भी है कि ये जो तरंगे निकल रही हैं इनमें जो कालांतर है, ये कालांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। कालांतर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कालांतर नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर क्या है इन दोनों स्रोतों से तरंग यहाँ निकल रही है, अगर इस बिंदु पर, अगर इस पॉइंट पर क्या है कालांतर फेज डिग्री कितना है 60 अंश का है, तो इस पॉइंट पर भी क्या है कालांतर कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब इन दो कलाओं तरंगों के बीच में अगर कहीं भी हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा वो कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा, तभी वो कला संबद्ध स्रोत है। ये कंडीशन नहीं है। देखिए अगर आयाम और तरंग दैर्घ्य समान हो जाता है, अगर आयाम और तरंग दैर्घ्य समान हो जाता है लेकिन फेज डिफरेंस अगर नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दोनों के बीच में कालांतर नियत नहीं है, तो कला संबद्ध स्रोत नहीं होगा। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, जिनके क्या है, जिनके आयाम और तरंग दैर्घ्य तो समान होते ही होते हैं, उनके बीच कालांतर
फेज डिफरेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है। और कला क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, जब ये चैप्टर शुरुआत किया था तब। तो कला संबद्ध स्रोत में लिखिए, कला संबद्ध स्रोत में लिखिए, लिखिए वे प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों के आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान होते हैं। जिनसे निकलने वाली तरंगों के क्या है, आयाम तथा तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, समान होते हैं। तथा जिनमें नियत कालांतर होता है। तथा जिनमें क्या होता है, नियत कालांतर होता है। अर्थात जिनमें नियत कालांतर होता है, अर्थात कला संबद्ध स्रोतों से, अर्थात क्या है, कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों में, कला संबद्ध स्रोतों से क्या है, उत्सर्जित क्या है, तरंगों में कालांतर नियत रहता है। कालांतर क्या रहता है, नियत रहता है। कालांतर क्या रहता है, नियत रहता है। क्लियर। तो ये मान लीजिए क्या आपका है, सोर्स S1, ये आपका क्या है, सोर्स S2 है। और इसमें से क्या है, अगर समान कला की तरंग निकलती है, आप इधर दिखा दो, जनरली देखिए यहाँ से ऊपर गया है तो इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर, फिर ऐसे हमने दिखा दिया क्या है, ये क्रिस्ट ट्रू एंड ट्रू क्या कर रहा है, श्रिंक से गर्स से। तो ये कला संबद्ध स्रोत हो गया। लेकिन एक चीज और जानिएगा, कला संबद्ध दो डिफरेंट स्रोत से कभी भी हम लोग कालांतर मतलब कला संबद्ध तरंग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। देखिए क्या है, ये मेन सोर्स है। मेन सोर्स से क्या है, आपका मेन स्रोत से क्या प्रकाश निकल रही है, फिर ये क्या आपका मान लीजिए स्लिट है, छिद्र है, यहाँ से फिर जो तरंगे जाएंगी तो ये कला संबद्ध हो सकता है। लेकिन दो डिफरेंट स्रोत से हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, कला संबद्ध स्रोत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसको बना लीजिए। अब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, कालांतर क्या होगा, नियत होगा। क्या होगा, कालांतर क्या होगा आपका, नियत। फेज डिफरेंस क्या होगा आपका, नियत। हमेशा क्या होगा, कालांतर क्या होगा, नियत होगा। फेज डिफरेंस क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। क्लियर। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं आगे पर। अब ये क्या होता है, कला संबद्ध स्रोत है। कला संबद्ध स्रोत में देखिए एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग। कला संबद्ध स्रोत में एक चीज आप लोग नोट ही कर लो, एक चीज आप नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी कंडीशन में दो भिन्न भिन्न स्रोतों से, किसी भी कंडीशन में क्या, दो भिन्न भिन्न स्रोतों से कला संबद्ध तरंग प्राप्त नहीं किया जा सकता। दो भिन्न भिन्न स्रोत क्या है, दो भिन्न भिन्न स्रोत से कला संबद्ध तरंगे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या फिर क्या है, दो भिन्न भिन्न रंगों की तरंगे कभी भी क्या है, कला संबद्ध नहीं हो सकती हैं। इसके पीछे रीजन ये है, दो भिन्न भिन्न स्रोत से जो क्यों नहीं हम लोग कला संबद्ध तरंग उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर दो डिफरेंट सोर्स होंगे तो फिर क्या है, उनके परमाणु क्या होंगे भाई, डिफरेंट होंगे। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे क्या, उनके परमाणु क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप जानते हैं प्रत्येक परमाणु की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है,
अलग अलग होती है। मान लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, जब इसको कहीं से एनर्जी मिलती है तो जंप करके कहाँ चला जाता है, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यहाँ पे कितना रहता है, 10⁻⁸ सेकंड रहता है। और जो एनर्जी लेके वो गया है फिर क्या करता है, उसी एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। उसी एनर्जी को क्या करेगा, आपका इमिट करेगा। वही ऊर्जा निकलती है, तरंग के रूप में निकलती है। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, जब दो परमाणु डिफरेंट रहेंगे, जब दो स्रोत डिफरेंट रहेंगे तो उनके परमाणु डिफरेंट रहेंगे। और जब उनके परमाणु डिफरेंट रहेंगे तो उनके उत्तेजित ऊर्जा जो होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, आपका डिफरेंट होगा। तो जब एनर्जी डिफरेंट होगा तो एनर्जी डिफरेंट निकलेगी। और जब एनर्जी डिफरेंट निकलेगा तो उसकी क्या है, आपका ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा तो फिर क्या आपका वेवलेंथ भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्योंकि आप जानते हैं C बराबर होता है न्यू लैम्डा। अगर ये चेंज है तो ये भी चेंज होगा। ये तो आपका कांस्टेंट है। ये C क्या आपका, C क्या आपका है, कांस्टेंट है। C तो क्या हो गया आपका, C बराबर न्यू लैम्डा, कल मैंने पढ़ाया ना, जब एनर्जी अलग तो फ्रीक्वेंसी अलग। आज जब फ्रीक्वेंसी अलग तो लैम्डा अलग। क्योंकि ये तो C का मान भाई ये कांस्टेंट है। आज जब इसका मान निकालेंगे लैम्डा का मान तो ये नीचे अगर डिवाइड होगा ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, वेरिएबल है। तो जब ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। तो इसीलिए कभी क्या है, दो डिफरेंट सोर्स से हम लोग कला संबद्ध स्रोत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर दो भिन्न भिन्न रंगों की तरंगे हैं तो उनसे वो भी कला संबद्ध तरंग नहीं हो सकती हैं। और जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इसका बड़ा रोल रहेगा। अब दूसरा अगर हेडिंग करना है तो आप कर लीजिए, क्या है, कला असंबद्ध स्रोत। दूसरा हेडिंग अगर आपको करना है तो कला असंबद्ध स्रोत कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, कला संबद्ध स्रोत को किसी किसी बुक में दो टाइप किया है, किसी किसी बुक में क्या किया है, दो टाइप किया है। तो उसमें देखिए क्या है, उन दोनों टाइप में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए तरंगे ऐसे चल रही हैं, तरंगे ऐसे चल रही हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब देखिए, जब कालांतर डिफरेंस, ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा, दो टाइप में क्या है, जब हम कालांतर का डिफरेंस तरंग संचरण के लंबवत अगर स्टडी करते हैं तो एक दूसरे टाइप का कला संबद्ध स्रोत होता है। आज जब हम लोग क्या करते हैं, कालांतर का डिफरेंस हम तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इधर से तरंग चल रही है और कला का डिफरेंस हम कहाँ कर रहे हैं, इस तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर। तो एक टाइप ये हो जाएगा। और दूसरा टाइप क्या है कि ये तरंग चल रही है, तरंग इस दिशा में चल रही है और कालांतर डिफरेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर। तो इस टाइप का आपका ये हो गया आपका कला संबद्ध स्रोत। फिर अगर आप उसमें कर लीजिए, आप क्या है, कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध स्रोत यानी नॉन कोहेरेंट सोर्स, नॉन कोहेरेंट सोर्स। तो इसमें जस्ट उसके अपोजिट लिखना है। हम लिखेंगे क्या है, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। वे प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं, जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों का आयाम तथा तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। तो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, तथा जिनमें क्या है, समय के साथ, तथा जिनमें क्या है, समय के साथ कला भी परिवर्तित होता रहता है। मीन्स कालांतर क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या होगा भैया, क्या है, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत हो गया। ठीक, चलिए फिर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। कला संबद्ध स्रोत आपको क्लियर हो गया होगा। कला संबद्ध से मतलब है उसको आप क्या करिएगा, अच्छा से देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा क्या है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है, तरंगों के अध्यारोपण, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स,
लॉ ऑफ क्या है, सुपरपोजिशंस ऑफ क्या है, वेव्स। ये आपका क्या है तरंगों के अध्यारोपण का क्या है सिद्धांत है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग हो गया, फिर आगे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या। तो देखिए तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि देखिए जैसे मान लीजिए कोई मीडियम आपका है, ये कोई मीडियम है, इसमें क्या है तरंगे चल रही है, S1 है आपका, S2 है, S3 कुछ भी है, कितना भी तरंगे चल रही हैं, इसमें क्या है मान लीजिए तरंगे चल रही हैं, ये तरंगे चल रही हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ चलती हैं, तो अगर ये मीडियम है इसमें दो या दो से अधिक तरंगे क्या कर रही हैं, एक साथ चलती हैं, तो वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, मतलब ये दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना क्या है आगे बढ़ती रहती हैं, एक दूसरे को क्या है प्रभावित किए बिना ही क्या चलती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं, तथा उनके द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न, इनके द्वारा क्या है किसी बिंदु पर उत्पन्न जो परिणामी विस्थापन होता है, इनके द्वारा क्या है किसी बिंदु पर उत्पन्न जो परिणामी विस्थापन होता है, उन तरंगों के सदिश योग के क्या होता है बराबर होता है। सदिश योग वेक्टर एडिशन आप पढ़े होंगे कहाँ पर, फिजिक्स में। आप लोग फिजिक्स में क्या किए होंगे, पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, वेक्टर का जोड़ तथा क्या है घटाव। जैसे मान लीजिए क्या है, ये दो तरंग y1 एंड y2 है, जिनके विस्थापन कितने हैं y1 एंड y2 है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट y1 है, आपका क्या है y2 है, किसी मीडियम में क्या कर रही है चल रही हैं, ठीक। तो अगर इन दोनों का अगर हम परिणामी विस्थापन अगर निकालेंगे तो इनके सदिश योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए परिणामी तरंग का मान लीजिए हम लोग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहे हैं y मान रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, y बराबर क्या है y1 प्लस y2। अब एक चीज यहाँ ध्यान देखिएगा, वो बोल रहा है सदिश योग, तो सदिश योग क्या देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है श्रिंग से गर्त से मिल रहा है, श्रिंग से ये गर्त है आपका, क्या श्रिंग है, क्रिस्ट एंड ट्रू होता है ना, क्रिस्ट एंड ट्रू। तो देखिए ये दोनों क्या है समान कलाम है, ये भी ऊपर है, ये नीचे, फिर क्या आपका क्या है ये भी नीचे है। तो जब ये समान कला की तरंगे मिलते हैं तो उसमें क्या हो जाता है आपका है एडिशन हो जाता है, दोनों में क्या हो जाता है आपका एडिशन हो जाता है। लेकिन जब अब विपरीत कला की मिलती है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जब विपरीत कला की मिलती है, जैसे मान लीजिए कभी कभी सिचुएशन है आपका ये बन जाए, कभी सिचुएशन आपका ऐसा बन जाता है, तो देखिए ये ऊपर आपका ये आपका क्या नीचे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आपका क्या होता है घटा होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। मैं केमिस्ट्री में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ाया होगा, केमिस्ट्री में क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जब पढ़ाया होगा तो मैं बताया होगा आपको। जैसे मान लीजिए दो तरंगे हैं, ऐसे दो तरंगे हैं, देखिए ये दूसरे के क्या है अपोजिट फेज में चल रही हैं, एक दूसरे के क्या है आपके अपोजिट फेज में, ये आपका क्या है इधर, फिर ये इधर, फिर इधर, फिर इधर एंड इधर। तो इनका अगर इस तरह से तरंगे अगर मिलती हैं तो इनमें क्या हो जाता है y माइनस क्या y1 माइनस क्या हो जाता है y2, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है घट जाता है। तो ये तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कर रहा है समझ में आ रहा है, क्या कर रहा है कि यदि किसी मीडियम में दो या दो से अधिक तरंगें चलती हैं तो उनके द्वारा क्या किसी बिंदु पर उत्पन्न जो परिणामी विस्थापन होता है वो उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है बराबर होता है। जैसे मान लीजिए y1 और प्लस y2 है, y1 y2 है तो परिणामी है रिजल्टेंट है, तो क्या दोनों y1 प्लस y2 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब दोनों सेम कला में रहेंगी तब। लिखिए इसमें लिखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें चलती हैं, तो दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ चलती हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही, वे एक दूसरे को क्या है
प्रभावित किए बिना ही आगे बढ़ती रहती हैं या चलती रहती हैं। दूसरे को क्या है, प्रभावित किए बिना ही क्या है, आगे बढ़ती रहती हैं। तथा उनके द्वारा, तथा क्या है, उनके द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विस्थापन, उनके द्वारा क्या है, किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या है, परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के, उन दोनों या उन तरंगों के, दोनों नहीं दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। वो क्या है, विस्थापनों के क्या होता है, सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, क्या होता है, ओके क्या है, सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो अब ये आपका हो गया। और एक चीज और लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, जब तरंगे जब चलती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे चलती हैं, तो जब वो मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं तो एक न्यू तरंग प्राप्त होता है, और जो न्यू तरंग प्राप्त होता है उसका जो विस्थापन है उन दोनों तरंगों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे कर दिया क्या है, सपोज कर लो क्या है आपका, हम यहाँ समझा रहे हैं ये क्या है, दो तरंग क्या है आपका, दो तरंग क्या आपका, जिसका विस्थापन कितना आपका है, y1 है, और ये दूसरा तरंग है जिसका विस्थापन आपका क्या है, y2 है। ये विस्थापन आपका कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका है, y2 है। अगर हम लोग मानते हैं इसका इक्वेशन क्या है, अगर हम लोग मानते हैं इसका इक्वेशन हम लोग मानते हैं क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ये साइन कितना है, ओमेगा टी है। सपोज दैट क्या है, आप जानते हो कि क्या है कि तरंग का समीकरण ये तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में पिछले क्लासेस में। आप फिर इसका हम लोग मानते हैं क्या है,